कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था हम लोग का। तो हमने सीख लिया था कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और विभव क्या होता है। तो हमने विभव में क्या सीखा था कि अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, वैद्युत विभव कहलाता था। फिर वैद्युत विभवांतर में हमने क्या सीखा था कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम कोई भी चार्ज लेके जाते हैं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क किसके बराबर होता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता था, इक्वल होता था। हम लोगों ने इनको बारीकियों सीखा था। हमने फिर बताया था कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब चार्ज चलना चालू करते हैं, और आवेश किधर से किधर की ओर चलते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हमको समझ में भी आता था क्यों, क्योंकि उच्च विभव पे उसका फोर्स का रिपल्सन ज़्यादा होता है और निम्न विभव की ओर कम होता है। तो क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर क्या होते हैं, आवेश चलते हैं, और जिधर से जिधर आवेश चलते हैं क्या होते हैं, तब करंट फ्लो होना चालू होती। तो किसी सर्किट में करंट कैसे बहती, इसके ऊपर हम जानते हैं। पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जो पोटेंशियल के बारे में जाने, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, पृथ्वी का विभव एकदम शून्य माना जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी में कुछ भी आवेश अगर ले लें या कुछ भी आवेश दे दे तो उसके पोटेंशियल पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ मतलब जो है पृथ्वी का विभव कितना मानते हैं हम लोग, शून्य मानते हैं। पृथ्वी का विभव कितना होगा, शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का विभव v हमेशा शून्य होगा। अच्छा, इससे हमको ये पता भी चलता है कि पृथ्वी का विभव शून्य मतलब सबसे ज़्यादा लो पोटेंशियल होगा। लो पोटेंशियल का मतलब कि कोई भी सर्किट है अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये अगर अर्थ से जोड़ दें तो हमेशा करंट किधर से किधर, ये चार्ज किधर से मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। यही कारण होता है जब हम किसी तार को छूते हैं तो नीचे अगर जूते वगैरह ना पहने हो तो क्या होता है कि वो चार्ज उस क्या होता है, तार को मैंने ऐसे छुआ तो इसके माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश करके कहाँ जाना चाहते हैं, अर्थ में। और अगर हम नीचे जूते वगैरह पहने होते हैं तो हमको करंट नहीं लगती। क्यों, क्योंकि तब चार्ज जो है अर्थ में नहीं जा पाते। हम जूते वगैरह ना पहने हो, नंगे पाँव, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो है कोई भी तार वगैरह नहीं छूने हैं। क्यों, क्योंकि उस समय उनको रास्ता मिल जाता है और वो अर्थ में जाना चाहते हैं, इसलिए। और अगर कोई चीज़ ब्रेक है, मैंने कहा एक तार है हमारा, उसमें चार्ज कैसे मूव करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक जो है बंद परिपथ होना चाहिए। परिपथ जानते हैं क्या होता है, परिपथ एक ऐसी चीज़ है, एक डायग्राम है। डायग्राम क्या सबको पता है, घर में वायरिंग होती है, उसमें क्या क्या पंखा जुड़ा है, टीवी जुड़ा है, मोटर जुड़ा है, ये सब जुड़ा हुआ है। हमको अगर इसको बुक में कॉपी में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो उसका चित्र बनाते हैं। चित्र के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको बनाने के लिए बहुत सारे नाम देते हैं। बैटरी को दिखाना है हम ऐसे जोड़ देते हैं, अगर इसमें कोई रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसको ऐसे दिखा देते हैं, और बल्ब लगा हुआ है उसको ऐसे दिखा देते हैं, या कोई भी जितने भी लोड हैं उनको सब रजिस्टेंस से नाम दे देते हैं। R1 R2 R3 ऐसे बहुत सारे रजिस्टेंस होते हैं। उन रजिस्टेंस को हम क्या दिखाते हैं कि इनमें क्या जुड़ा हुआ है, बोलो। ये चाबी है, चाबी क्या मतलब की होती है। तो देखो ये रेजिस्टेंस, ये ऐसे से बनाने का मतलब क्या, ये प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये किसको दिखाता है, रेजिस्टेंस जो होता है लोड को दिखाता है। किसको दिखाता है, लोड। लोड वही जो टीवी फ्रिज बल्ब जो भी आप लगाएं घर में, उसको दिखाने का तरीका क्या है, ये। कभी कभी एक नॉर्मल बल्ब दिखाना होता है तो उसको ऐसे ही दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे एक बल्ब लगा हुआ है, ये ऐसे चला गया, लेकिन बाकी दिखाना है तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसमें। और अगर इसका जो है विभवांतर मापना है, क्योंकि विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर आप लोग पढ़ ही चुके थे, अब याद रखिएगा। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। ये भी आपको सीरीज और पैरेलल कैसे जोड़ा जाता है बाद में सिखाया जाएगा, लेकिन याद रखना कि अगर वोल्ट मीटर जोड़ना तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ये इनके दो टर्मिनल होंगे, इन टर्मिनल में हम वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। और अगर करंट को मेजर करना है तो करंट कैसी दिखाई जाएगी, ये एमीटर, ठीक। करंट को ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक। कैसे जोड़े जाएंगे, वोल्ट मीटर का प्लस जो है इसके प्लस से जोड़ेंगे, माइनस माइनस से जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ने के अपने तरीके होते हैं, वो सारे बता दिए जाएंगे आगे। तो हमने क्या परिपथ बनाना होता है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, वोल्ट मीटर दिखाते हैं, लेकिन हम कहते हैं एक नॉर्मल परिपथ है ये। अगर ये आपस में जुड़ा नहीं है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक। करंट फ्लो कब होगी, जब ये आपस में जुड़ा हो,
तब चार्ज इसके अंदर चलेंगे और करंट क्या होगी, फ्लो होगी। लेकिन करंट कैसे फ्लो होती है इसके बारे में आपको सीखना है। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कोई भी मेटल, सबको पता है करंट किसमें, कंडक्टर में फ्लो होती है। कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव कराते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है, ये आप लोगों ने मॉडल में सीख लिया था। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सबको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचे रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं को छोड़कर नहीं जा पाता। लेकिन सबसे बाहरी वाली कक्षाओं पे इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाता है। इसलिए बाहरी वाले केवल चक्कर लगाते रहते हैं। और उनको अगर बाहर से थोड़ी भी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी दे दी जाए, ऊर्जा हम दे देते हैं यदि बाहर से किसी भी एटम में, तो वो उसकी बाहरी वाली, अंदर वाले नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाहर वाला उसको छोड़कर तुरंत यहाँ से भगता है। और ये इस समय अगर यहाँ पहुँच जाए तो अब बताओ, पहले इसकी ये ऑर्बिट या कक्षा में चक्कर लगाने के लिए बाध्य था, और जैसे ही यहाँ से निकल गया तो बात ही नहीं है, फ्री हो गया। इसलिए जब फ्री हो जाता है तो हम इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त क्यों है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट, इस एटम की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए बाध्य नहीं। अच्छा देखो, जैसे ही ये एटम से निकला, अब ये एटम नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एटम में पहले मान लो 100 प्रोटॉन होते, 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 मिलकर नेट चार्ज कितना था, 0। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको थोड़ी सी बाहर की एनर्जी मिली, एनर्जी कोई एनर्जी हम ऐसे दे सकते थे, रगड़ के भी छिटक सकता था, तो हमने देखा कि जैसे इसको एनर्जी मिली ये भाग गया। तो यहाँ प्रोटॉन तो 100 है प्लस के, इलेक्ट्रॉन 100 कितने हो गए, 99 हो गए। तो 100 से 99 जाएंगे, कितना बचा चार्ज, प्लस का 1 चार्ज, अर्थात ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो तुम्हारा एटम था वो धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब प्रोटॉन ज़्यादा है, धनावेश ज़्यादा है, ऋणावेश कम बचे 99। तो कितने का पॉजिटिव है, 1 का। क्यों, क्योंकि 100 से 99 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो ये क्या हो गया, जितने भी हम, इससे हमको क्या पता चला, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, मैं मान लेता हूँ ये मेरा दूसरा एक एटम था। एटम बहुत छोटा होता है, नहीं दिखता है, लेकिन मैं मान लूँ ये मेरा एटम था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा और इस पर आके चिपक गया। इस पे मान लो पहले 50-50 दोनों थे, न्यूट्रल थे, नेट चार्ज 0। अब एक आके चिपक गया, एक और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। सामान्य अवस्था में एटम क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अब बताओ, पहले जितने भी होते सब उदासीन, लेकिन अब एक ज़्यादा हो गया, कौन सा आया है ज़्यादा, नेगेटिव। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये यहाँ से जब मूव करेगा तो उस एटम के अंदर चलता रहेगा। देखो ये मेरा एक कंडक्टर था, मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स में हमने क्या कहा कि मान लीजिए 1 लाख एटम्स थे, 1 लाख एटम्स में हमने एनर्जी दी, तो हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो हर एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 1 लाख। अब वो 1 लाख इसके अंदर क्या होंगे, फ्री मूव करेंगे, उनका जिधर मन होगा उधर टहलेंगे। तो उसको मुझको दिखाना है, तो मैं उनको दिखाना, तो मैंने कहा कि मैं उसको एक कंडक्टर में दिखाता हूँ। तो चूंकि सबको पता है किसी भी कंडक्टर क्या मेटल का बना होता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी करंट फ्लो नहीं कराएंगे। फ्लो कौन सा कराएगा, ये फ्री हुआ, अब ये मेटल में चलेगा। मूविंग चार्ज कौन से होंगे, ये। अच्छा, जब निकलता है तो एक चीज़ और याद रखना कि ये अगर निकल गया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये पूरा एटम नहीं होगा, एटम कब होता है, जब जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन हो, वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए इसको होल या आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, होल या आयन। फिजिक्स में होल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जब पढ़ना होगा तो आयन बताया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जब करंट फ्लो कराते हैं किससे दिखाते हैं, आयन से। फिजिक्स में होल। तो होल क्या होते हैं, जिनमें प्लस का चार्ज होता है। प्लस का चार्ज कौन सा, ये है ना, तो ये क्या होंगे, होल। और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि खुद ही जा रहा है, जिस पे जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। हमने कहा ये हमारा एक मेटल था, इस मेटल में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब उन इलेक्ट्रॉनों को मुझको नहीं दिखाना आइटम्स के, मैंने कहा जो फ्री हुए हैं। हमने कहा 1 लाख एटम्स थे, 1 लाख से फ्री हो गए, और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हो, माइनस से दिखाते हैं हम लोग। कैसे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते थे, ऐसे बहुत सारे माइनस के थे। ये सब कैसे हैं, सबको पता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त। ये अब इस कंडक्टर में इनका जहाँ मन होगा
इस कंडक्टर चालक में क्या होंगे, जहाँ मन होगा उधर जाएंगे। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, एक ऐसे गया तो एक ऐसे गया। हम देखते गए, सब मूव कर रहे थे, जिनका जिधर मन हो रहा था वो उधर जा रहे थे। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मुझको क्या दिखा, जब ऐसे मोशन करते तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अनियंत्रित गति है। कौन सी है, अनियंत्रित, रैंडमली मोशन कहते हैं। कौन सा, रैंडमली मोशन करते हैं, अनियंत्रित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं, अनियंत्रित। और ये अनियंत्रित गति के कारण ये इसीलिए कोई सामान्य ताप पे रखा होता है रूम के बाहर, एट अ रूम टेम्परेचर। सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य ताप जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं। इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते, क्यों, क्योंकि ये अनियंत्रित गति करते हैं, किसी एक दिशा में जाते ही नहीं। हमने कहा 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे तो 50 इसके उल्टा जा रहे थे, ये 100 इधर गए, 100 इधर गए, तो एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, कैंसिल करते जाते हैं। किसी एक दिशा में चार्ज मूव करता ही नहीं है। जब किसी एक दिशा में, निश्चित दिशा में आवेश नहीं मूव करते हैं तो उस चालक तार में करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए अनियंत्रित गति होती है। तो इनकी जो अनियंत्रित गति के कारण इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, एक दिशा में, वन डायरेक्शन में। किस दिशा में, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी, अपवाह। ड्रिफ्ट मतलब होता है अपवाह, अपवाह होना, अपवाहित, पानी चलता है वैसे अपवाहित होना। अपवाह वेग, कौन सा वेग होता है, अपवाह, है ना। अपवाह करते हैं या ड्रिफ्ट होते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट कैसे होता है, मैंने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जब इनको एनर्जी मिलती, पहले एक दिशा में जाना चाहिए था एक, तो क्या होता, कुछ समय बाद ये अपनी उस पोजीशन से जाना यहाँ पे चाहिए था, वो थोड़ा सरक जाते हैं, और अपने स्थान से इनका सरकना ही क्या कहलाता है, ये अपने स्थान से सरक गए। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट होना। क्या होना, ड्रिफ्ट होना। कक्षा में लाइन में 20-30 स्टूडेंट बैठे हुए थे, धक्का लगा, वो अपने स्थान से सरक गए, तो हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट हुए हैं। तो लेकिन ये ड्रिफ्ट कैसे होते हैं, इधर उधर उधर अनियंत्रित होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए करंट को फ्लो नहीं कराते। करंट कब फ्लो होगी, जब किसी एक दिशा में होगी। तो एक दिशा में कब होती है, उसके लिए हमको क्या जोड़नी पड़ती है, हम लोग एक बैटरी को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी। जैसे ही हम इसमें एक बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते कैसे, हम इसको किसी तार के ऐसे जोड़ते हैं, फिर इसमें मैं क्या लगाता हूँ, एक बैटरी लगाता हूँ। बैटरी को मैंने प्लस और माइनस 2 टर्म देते हैं। बैटरी के कितने सिरे होते हैं, 2, प्लस और माइनस। अब ये प्लस क्या करेगा, चूँकि जैसे ही बैटरी लगाओगे, बैटरी क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बैटरी इसके अंदर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, सबको पता था, जितने माइनस इधर उधर जा रहे थे, अब ये प्लस क्या करेगा, हमको दिखता है यहाँ पे एक चीज़ और होती है। वो क्या होती है कि यहाँ पे 2 चीज़ें फ्री होती है, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो क्या ये नहीं बचता, ये भी बचता है ना। तो इसका मतलब उस कंडक्टर में होल भी होते हैं, लेकिन होल पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है, धनात्मक आवेश होता है। होल पे कौन सा होगा, धनात्मक होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा होगा, नेगेटिव। और मैंने कहा था विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, जब तुम प्लस लगाओगे तो माइनस किधर की ओर भगेंगे, प्लस की ओर भगेंगे। तो ये सारे माइनस जो इधर उधर जा रहे थे, इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, एक तरफ किधर की ओर भगना चालू करेंगे, प्लस की ओर। किधर की ओर भगेंगे, ये किधर की ओर भगेंगे, प्लस की ओर भगेंगे, ऐसे भगते जाएंगे और सबकी दिशा। अब देखो ये ड्रिफ्ट होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई, एक दिशा हो गई। और एक दिशा हो गई तो हम कहते हैं कि एक दिशा में जब चार्ज मूव करना चालू करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होती। ये वैद्युत क्षेत्र ई लगा, ई के कारण ऐसे इलेक्ट्रॉन चलना चालू किए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, सोचो, तो हमको क्या दिखता है, जो होल हैं उनमें प्लस होगा तो होल इधर की ओर भगेंगे, होल इधर चलेगा। होल लेकिन देखो इतना भारी होता है, क्यों, चलता वलता नहीं है। चलते कौन, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होल की अपेक्षा बहुत हल्का होता है, कई हजार गुना हल्का होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कई हजार गुना हल्का होता है, तो वो जो चीज़ हल्की होगी चलने में आसानी रहेगी। तो एटम्स में होल नहीं चल पाते हैं, होल नहीं चलते, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में करंट बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ये कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहे हैं तो करंट कैसे दिखाएंगे हम, इसके विपरीत। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो करंट ऐसे। तो हमने नियम क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में क्या फ्लो होती, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में क्या बहती है, करंट या वैद्युत धारा, विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रहेगा ये नियम कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। ठीक है, ये आप लोगों को एकदम याद रखना है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, हम क्यों मानते हैं ऐसा, देखो अगर ये ऐसे चलना चालू किए तो होल ऐसे जाते नहीं, लेकिन हमको दिखता है कैसे, हमने कहा कि मान लीजिए बहुत सारे चार्ज होते, वो चार्ज कैसे चलते, यहाँ जैसे ही तुमने इनके बीच का पोटेंशियल, बैटरी लगाई, बैटरी क्या बनाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगा, ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या फ्लो होगी, करंट, है ना। तो धनात्मक आवेश ऐसे ही चलेंगे, हम ऐसे मानते हैं कि धनात्मक आवेश की ओर क्या बहती, करंट बहती, या इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में क्या चलती है, करंट बहती। तो ये उसका उच्च विभव होगा, ये निम्न विभव होगा। ठीक, तो अच्छा देखो कैसे होता, हमने कहा इसके अंदर बहुत सारे चार्ज होते, जैसे तुमने यहाँ से प्लस लगाया, ये प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर लेगा, जैसे माइनस यहाँ लिया तुमने, अब ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये किसी भी एटम्स का माइनस होता वो यहाँ पे अगर आ गया, तो अब बताओ ये माइनस अगर यहाँ आ गया तो यहाँ कौन सा क्षेत्र हो गया, प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा, ये प्लस ज़्यादा हो गए, ये अगले को खींचेगा, तो अब ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो प्लस हमारा यहाँ पहुँच चुका होगा। अब जब प्लस यहाँ पहुँचेगा तो कुछ समय बाद वो प्लस कहाँ पहुँचेगा, ये प्लस जो है क्या करेगा, अगले माइनस को खींच लेगा, ये दोनों मिलके पावरफुल, तो ये माइनस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ पहुँच गया। तो हमको क्या दिखता है कि माइनस ऐसे आते हैं, लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि प्लस भी ऐसे जाते जा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि धनात्मक आवेश भी ऐसे चलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एटम भले ना चले, लेकिन उनकी जो प्लस बढ़ती हुई तुमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ये हम नियम एकदम फिक्स कर लिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। अच्छा, दिया क्या था, सबको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में अगर हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस कराते हैं, विभवांतर लगाएंगे। तो जब भी विभवांतर स्थापित कराते हो तो इस सर्किट में क्या फ्लो होना चालू होती है, करंट। अच्छा, विभवांतर लगाते कैसे हो, उसके लिए हमको एक बैटरी जोड़नी पड़ती है। हम क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी। तो जब बैटरी जोड़ेंगे, तो बैटरी जब जोड़ेंगे तभी इसमें करंट फ्लो होगी। अच्छा, करंट फ्लो होने के लिए ये हमेशा याद रखना कि अगर सर्किट पूरा नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी। सर्किट जब पूरा होगा तब इसमें चार्ज चलना चालू करेंगे। ठीक, तो ये हमेशा क्लोज सर्किट होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ रहेगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए हम इसको बीच बीच में हम कभी कभी स्विच ऑन करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या की होते, एक की जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, की। ऐसे जोड़ सकते हैं या इसको मैं ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो ये भी की है। हम जैसे इसको इस पर क्लोज कराएंगे, क्लोज क्या कराया, सर्किट क्लोज कराया। परिपथ हमने क्या किया, बंद किया। परिपथ बंद, परिपथ जैसे ही परिपथ बंद हुआ, करंट क्या होगी, फ्लो होगी। करंट हमको क्या दिखती है, फ्लो। तो हम कहेंगे सर्किट क्लोज होगा और करंट फ्लो होगी। और जैसे ही सर्किट को तुमने ये इसको उठाया, जब बंद था तो करंट फ्लो, और जैसे उठाया तो सर्किट क्या हो गया, ओपन। सर्किट क्या हो गया, ओपन। सर्किट ओपन हो गया तो करंट क्या हो गई, बंद हो गई, धारा बहना बंद हो गई। तो इसको मैं दूसरा भी नाम दे सकता हूँ कि मैंने इसको बंद किया, तो हम इसको ऐसे कहते थे ना, स्विच ऑन किए, करंट चालू हो गई। तो क्लोज सर्किट मतलब क्या, स्विच ऑन करते हैं। क्या करते हैं, स्विच ऑन, स्विच ऑन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्विच ऑफ। तो स्विच और क्लोज दोनों अलग तरीके का, ये याद रखेंगे, स्विच ऑफ करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें अगर हमको याद रहेंगी तो ठीक रहेगा। तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है ना। और बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे, चाबी को, की को कैसे दिखाएंगे ये भी याद रखना है। वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं याद रखना। अमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज और पैरेलल जोड़ना भी आप लोग आगे सीखेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे हमने विभवांतर स्थापित कराया। जैसे ही विभवांतर लगाते हैं, इनमें क्या होती है, करंट बहना चालू होती है। क्या बहना चालू होती है, करंट आई चलना
चालू करती। तो अब V और I के बीच एक रिलेशन बनाया, और वो किसने बनाया? ओम ने। ओम ने बताया कि अगर तुमने करंट पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना कर दिया तो करंट 2 गुना हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर तुमने 3 गुना किया तो जो करंट बह रही वो 3 गुना हो जाएगी। इसको किसने बताया? सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। किसने बताया? सर जॉर्ज साइमन ओम। सब कुछ इरा 1828, 29, 30 जैसे भी मिले, डेट से हमको नहीं मतलब है, हमारा काम क्या है कि नियम बनाए। ठीक, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बनाया कि V और I के बीच रिलेशन बनाया। किसके बीच में? विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच संबंध स्थापित किया। विभवांतर और क्या किया? प्रवाहित धारा। धारा को किससे दिखाते हो? I से। विभवांतर को किससे दिखाते हो? V से। तो विभवांतर और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध स्थापित किया। संबंध किसने स्थापित किया? बोलो। सर जॉर्ज साइमन ओम ने। कैसा स्थापित किया? उन्होंने बताया जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, विभवांतर बढ़ाते जाओगे, उसमें जो धारा है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो कौन सा रिलेशन आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, अनुक्रमानुपाती का आता है। ये बार बार आप लोग बच्चे पढ़ चुके हैं, हमने क्लास 9 में बता दिया था कि जो है आप इसको हमेशा बैठाए रखिएगा दिमाग में, प्रोपोर्शनल हमेशा फिजिक्स में आता रहता है। तो अगर हम, उन्होंने क्या बताया? V के बढ़ने से I बढ़ता है, V के बढ़ने से I बढ़ता है, ऐसा रिलेशन बताया। V प्रोपोर्शनल टू दी I, अर्थात सिरों के बीच जो विभवांतर लगाते हैं वो इस तार में प्रवाहित धारा I के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। बस कंडीशन क्या दे दिया कि वो जो चालक तार ले रहे हो उसकी लेंथ नहीं घटानी बढ़ानी चाहिए, सॉरी, उसमें उन्होंने कहा उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे रख रहे हो वो फिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बाद में समझाएंगे। उन्होंने कहा ताप दाब, इस पे लगने वाला बाहर का प्रेशर वो भी फिक्स होना चाहिए, और ये जो क्षेत्रफल है क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट हर जगह एक जैसा होना चाहिए, बीच में मोटा पतला तार नहीं होना चाहिए, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तो ताप दाब क्षेत्रफल को उन्होंने नियत किया। फिर कहा कि अब इनमें अगर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो जितना पोटेंशियल लगाओगे उसी हिसाब से उसमें करंट बढ़ेगी। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं, कौन कौन सी? ताप दाब व क्षेत्रफल। यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ताप दाब और क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ताप दाब और क्षेत्रफल होता है। तो हमको ये सारी चीज़ें समझ में आती, ताप दाब व क्षेत्रफल। हमने कहा हम इनको जो है नियत कर देते हैं, ताप दाब क्षेत्रफल को। यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब व क्षेत्रफल नियत रहे, क्या रहे? नियत रहे, तब उनके सिरों के बीच लगाए गए, तब उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, जैसे हम सिरों पे विभवांतर लगाएंगे, बच्चे सबको पता हो गया, जैसे विभवांतर लगाते हो धारा बहना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 विभव बन जाते हैं, उच्च विभव और निम्न विभव, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती। ठीक है, तो क्या बताया कि V जो है किसके समानुपाती होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये I के ना, V प्रोपोर्शनल होती है किसके? I के होती है। तो V इक्वल टू I, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाओगे सबको पता है एक ना एक मार्क आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? R कहते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसको मैंने किससे दिखाया? R से। अब ये R क्या है? जैसे यहाँ जहाँ
आर, तार का प्रतिरोध कहते हैं, तार का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, तार का प्रतिरोध है। वेयर आर इक्वल टू दी क्या, तार का रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हमको ये चीज़ें समझ में आई कि एट अ हम क्या कहेंगे, एट अ कांस्टेंट है ना, क्या क्या कांस्टेंट करेंगे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया है ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया। हम इन तीन चीज़ों को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। एट नीचे लिख दें, ये ऊपर लिख गया होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ अंग्रेजी का नियम, ये थोड़ा सा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एट अ कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर एरिया है ना, ऐसे सब लिख लोगे इतनी चीज़ें। ये कौन सी कंडीशन होती, फिजिकल, कौन सी होती, फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं, टेम्परेचर प्रेशर एंड एरिया। तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, the conductor is directly proportional, is directly proportional, indirectly proportional, indirectly proportional, indirectly proportional, indirectly proportional। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, क्या लगाते हो, किनके सिरों, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगाते हो, इनके सिरों के बीच में ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स है ना, इनके जो एंड पे क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। वही नियम लिखेंगे, आराम से आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध आर आता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालें आर क्या है, तो ये आई इधर क्या आएगा, अपान में आएगा, तो हम क्या कहेंगे, V अपान आर इक्वल टू V अपान आई। तो अगर आपको आर का मात्रक पहले निकाल लें, जहाँ आर क्या है, तार का प्रतिरोध है। अच्छा, प्रतिरोध से स्पष्ट है, अवरोध, किसका अवरोध करे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हो, करंट चलना चालू करती। मैंने कहा जो प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं, लोड, वो क्या होते हैं, लोड। पंखा लगाया, टीवी लगाया, कूलर लगाया, तार में करंट चल रही है और वो हर जगह से चार्ज जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। तो अब वो होता क्या है कि हम जैसे ही बल्ब लगाते हैं, ऐसे तार फ्रीली मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कॉपर का तार है, और जैसे ही बल्ब लगाया, बल्ब के अंदर जाते हैं, हिट करते हैं, टकराते हैं, और जब टकराएंगे, टक्कर होगी, तो वो उनकी जो मूवमेंट, जो जिस स्पीड से जा रहे थे, स्पीड धीरे हो जाएगी, उनकी कुछ एनर्जी खत्म होगी, और उस एनर्जी खत्म होने के कारण क्या होता है, उनका पोटेंशियल लॉस होता है। एनर्जी खत्म होगी तो विभवांतर क्या होगा, कम। तो हमको लगातार किसी भी, अच्छा, किसी भी सर्किट में एक बार करंट दिया तो क्या, जब तक करंट देते हो तब तक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बना रहता है, तब तक बल्ब जलता रहता है, और जैसे ही हटाते हो बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज मूव करते हैं, अंदर गए, टकराए, टकराने के बाद उनकी एनर्जी कम होती है। उस एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी जब कम होती तो हम बराबर इसको क्या करते हैं, सेल से बराबर एनर्जी देते रहते। मूव किए, आए, यहाँ पे आए, एनर्जी इनकी खत्म हो गई, फिर इसको एनर्जी किसने दी, बैटरी ने एनर्जी दी, फिर आगे भेजा, फिर इसने वर्क किया, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में क्या होते रहते, चलते रहते हैं। और हम सेल से क्या, सेल है या जो भी तुम्हारा स्रोत है, बाहर पावर हाउस से बिजली आती, वहाँ से हम उनको क्या देते रहते, एनर्जी देते रहते, और हमारा काम होता रहता है। एक बात और याद रखिएगा, पावर हाउस से जब भी करंट चलती है तो इसका मतलब वहाँ से वो चार्ज पार्टिकल नहीं आते हैं, वहाँ से क्या आता है, उनका पुशअप आता है, वो धक्का होता है कि वहाँ से केवल उनके वाइब्रेशंस आते हैं, वो चार्ज वहाँ से चल के आपके पास तक की नहीं आता है, वो कभी भी आपके पास तक की नहीं आ पाएगा। एक मिनट रुकना। तो R इक्वल टू V अपान आई। तो हमने कहा कि जो है कि R इक्वल टू क्या होगा, V अपान आई।
तो आर का मात्रक, आर क्या होता है, जो करंट के चलने का क्या करे, विरोध करे, अर्थात हर क्षेत्र में। हमने कहा कि जितनी सारी टक्कर, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एनर्जी कम होती है, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उनका प्रतिरोध उतने ज़्यादा होगा। तो प्रतिरोध कैसे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि प्रतिरोध घटता या बढ़ता हर तार का अलग अलग होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू वी अपान आई। तो R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक, किसका किसका मात्रक निकाल लें, V का मात्रक बटे I का मात्रक, करंट यूनिट ऑफ V अपान यूनिट ऑफ I है ना। तो V का मात्रक सबको पता है वोल्ट होता है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो धारा इसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसको एक दूसरा ओम ने बताया था, इसलिए इसको हम ओम से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, और ओम का सिंबल ये है ओम, ठीक, ओम से ये ऐसे बनाएंगे, ओम ग्रीक लेटर है, तो ओम से दिखाते हैं। ओम का सिंबल ये होगा, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक। तो आर का ये हो गया। अब हम कहते हैं एक ओम होता कितना है, तो एक ओम कितना होगा, यदि किसी चालक तार में क्या कर दें, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 ओम की करंट फ्लो, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा बहे, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम बनाना बहुत आसान है। आप क्या कहेंगे, V अपान आई है, हम V को कह दें 1 वोल्ट का विभवांतर अगर सिरों पे लगा रहे हैं, और उसके लगाने से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, तो दोनों की जगह 1 1 रखिए आप, तो क्या बन जाएगा, 1 अपान 1 इक्वल टू कितना, 1। ये क्या है, ओम, ठीक है, 1 ओम। तो 1 ओम कब हुआ, मैंने कहा मैंने इनके सिरों के बीच कितने ओम का करंट विभवांतर स्थापित कराया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, तो करंट कितनी एम्पियर की बह रही, 1 एम्पियर की। तो अगर 1 वोल्ट करंट लगाने से, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से विभवांतर, उसमें 1 एम्पियर की धारा बहे, तब उसका विभवांतर कितना होगा, उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा बन गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के चलने का मार्ग में क्या करे, विरोध करे। इसी धारा चल रही, जितने भी लोड आएंगे, जितनी भी चीज़ें जोड़ते जाओगे, वो धारा के चलने का क्या करती है, विरोध करती है। तो प्रतिरोध कब बढ़ता है, तार प्रतिरोध किन पे डिपेंड करता है, ये अब हम लोग आगे सीखते हैं कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखो, कोई भी सड़क मार्ग पे आप जाते हैं, 1 किलोमीटर की सड़क है, अगर केवल 1 किलोमीटर की सड़क में 3 ब्रेकर आते हैं, तो 3 प्रतिरोध, हमने कहा 2 किलोमीटर में 6 हो गए, 3 किलोमीटर में 9 ब्रेकर मिल गए। तो हम क्या देखते हैं कि उस रोड की लंबाई जितनी बढ़ती जाती, ब्रेकर बढ़ते जाते, और ब्रेकर में हमको गाड़ी धीमे करनी पड़ती, ब्रेकर वही लोड हो गया, लोड बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उस लोड के बढ़ने से, या हम कहते हैं किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही, उसके अपने के कारण भी धारा का अगर विरोध होता है, तो क्या उसकी तार की लंबाई बढ़ने से भी क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों, क्योंकि चार्ज उसके अंदर मूव करना चालू करेंगे, तो वो हर बार आयंस से टकराते हैं। देखो, हमने कहा था कि किसी भी एटम से जब अलग होता है, तो क्या एटम तो उसको छोड़ के जाता नहीं, तो बार बार हर एटम्स से वो क्या होते हैं, जो एटम्स अलग होता है तो आयंस होते हैं, तो हर बार वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस से टकराते रहते, और टकराने पे वो जिस स्पीड से चल रहे होते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती, घट जाती। उनकी फिर से वही स्पीड बनाए रखने के लिए हम बाहर से क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, जो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बनाए रहती, और वो एक ही रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, को बैटरी लगाना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और तभी उसमें करंट फ्लो होती रहती। अर्थात किसी तार में धारा कब तक बहेगी, जब तक विभवांतर लगा हुआ है। विभवांतर नहीं है, विभवांतर स्थापित नहीं, तो धारा नहीं बहेगी। तो प्रतिरोध क्या होगा, तार की अगर लंबाई इतनी थी, 3 ब्रेकर मिले, बढ़ा दिया 6 हो गए, और बढ़ाया 9, तो तार की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होती है, हम लोग ये सीखते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो हमने क्या देखा, तार की लंबाई बढ़ने से चालक तार की लंबाई, मतलब लेंथ है ना, हाँ, तो क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, प्रतिरोध। अच्छा, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, तो कौन सा रिलेशन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती का आता है। और उस अनुक्रमानुपाती को हम लोग किससे दिखाएंगे, लेंथ के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक।
लेंथ बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा। और अब हमने कहा ऐसे नॉर्मल समझ लेते हैं कि 3 ब्रेकर थे, इसमें भी 3 ब्रेकर, इसमें भी, जोड़ दिया, कितने हो गए 9। अब ऐसे कर दिया, पहले इसमें भी 3 थे, इसको भी उसी पैरेलल सेट कर दिया, तो अब इसमें भी कितने 3 ही हैं, तो हमने 2 जोड़ दिया, अभी भी 3। तो जैसे ही मैंने इनके अनुप्रस्थ काट एरिया को बढ़ाया, ब्रेकर क्या हो गए उतने, पहले 6 थे अब 3 बचे। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से या उसका एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। फिर 9 थे, 3 ही बचे, तो उसका एरिया बढ़ा देने से प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। अच्छा देखो कैसे टक्कर होती, क्लास में 100 बच्चे इकट्ठा थे, दरवाज़ा एक छोटा सा खुला हुआ है, नहीं निकल पा रहे, हमने दरवाज़ा दोनों खोल दिए, एरिया बढ़ा, अब टक्कर कम हो रही, लड़के और तेजी से निकल लें, और ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा होता और खोल देते तो लड़के और स्पीड से निकल जाते, टक्कर ना होती। तो जितनी टक्कर को कम करते जाओगे, टक्कर कब कम होती है, जब हम उनके एरिया को बढ़ाते चले जाते। इसीलिए सिंगल तार होता है, करंट कम चलती। इसीलिए जब घर में क्या होता है कि कम लोड को जोड़ना होता है तो पतले तार को लगाते हो, ज़्यादा लोड को जोड़ना होता है तार कैसा होता है, मोटा होता है। उसके एलिमेंट को हम भी देख लेते हैं, कौन सा कापर का लगा कि एल्युमिनियम का लगा, वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन पतला होता है तो हम क्या करते जाते हैं, मोटे, कई फेरे लपेटते चले जाते हैं। तो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू दी उसके एल के। फिर हमने कहा एरिया के, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है ना, प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स एरिया, अर्थात प्रतिरोध उसके क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब क्या, कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों जोड़ा तो आर प्रोपोर्शनल किसके, एल ऊपर है, ए नीचे है। सबको पता प्रोपोर्शनल हटाते हो कोई ना कोई क्या लाते हो, कांस्टेंट लाते हो। यहाँ भी कांस्टेंट लेके आए, उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम रखा गया रो, पी बनाओ उसको लकवा मार दो तो आर, इसको हम क्या कहेंगे, रो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान ए, जहाँ वह ये इसको क्या पढ़ते हैं, रो, आर एच ओ, रो, हिंदी में भी रो, ठीक है, ऐसे एच लगा दो, रो पढ़ेंगे। रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध। इसको रजिस्टिविटी भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। तो रो की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये देखो, ये ए ऊपर आएगा, एल नीचे जाएगा, तो रो इक्वल टू आर ए अपान क्या हो जाएगा, एल। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक रो का निकालें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, रो का मात्रक किसका मात्रक ले लें, आर का मात्रक, आर का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ए मतलब एरिया ना, बटे एल का मात्रक। आर का मात्रक क्या होता है, ओम पढ़े थे अभी आप लोग बच्चे, और ए का मात्रक क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे लंबाई का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर खा जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। अर्थात रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम। तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक। तो ये चीज़ हमको याद रहेगी। अब हम कहते हैं कि ठीक है, रो क्या होता है कि उसका मात्रक ओम मीटर होता है, लेकिन हम कहते हैं कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी डिफिनेशन बनानी हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता कितना है। तो हम लोग उसके लिए एक कंडीशन फिक्स करते हैं कि किसी भी तार, देखो तार के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए एक
फिक्स कंडीशन होती कि हमेशा वो तार मान लो लेते हैं 1 मीटर ही लिया जाएगा। कितना लेते हैं कि 1 मीटर तार हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। अर्थात ए भी 1 मीटर होना चाहिए और तार की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। कोई भी मेटल का लो, कॉपर लो, एल्युमिनियम लो, कोई भी तार बनाओ, उसके विशिष्ट प्रतिरोध को किसी की ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन फिक्स करते फिर निकाला जाता है। क्या कि लंबाई को 1 ले लेंगे और उसकी एरिया को भी कितना लेंगे, 1 लेंगे। और जब दो चीज़ें 1 ले लोगे तो तुम लोगों को बच्चा खुद ही पता है कि अगर ए को भी 1 ले लें और एल को भी ए ले लें तो देखो एरिया को 1 लोगे, 1 मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एल कितनी ले लोगे, 1 मीटर। जब इन दोनों को 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर 1/1। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1/1। तो हमको यहाँ पे क्या दिखता है, आर किसके बराबर आया है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आया है। कब, जब तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 हो। तो हमने डिफिनेशन क्या बना ली कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, देखे कहाँ तक दिखता है ये तुमको, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के 1 मीटर लंबे, उस 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। के देखो प्रतिरोध के बराबर होता है। अच्छा ये हमने क्या लिखा था, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। तो ये तुमने यहाँ क्या लिख दिया, इसको सही कर लो। क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू रो एल अपान, तो हमको क्या दिखा, आर किसके बराबर, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, ये हमारी डिफिनेशन बन गई। तो किसी भी 1 मीटर लेंगे तो उसके लिए उसकी लंबाई मैंने फिक्स कर ली, एरिया फिक्स कर लिया। जब दो चीज़ें फिक्स हो गई तो कितने के बराबर होगा, उसके विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होगा, उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। तो किसी 1 मीटर के लिए उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करेगा, कॉपर का अपना विशिष्ट प्रतिरोध होगा और हमने एल्युमिनियम लिया उसका अपना विशिष्ट प्रतिरोध होगा। क्यों, क्योंकि सबके लिए हमने एक ही कंडीशन दे दी कि लंबाई उतनी होनी चाहिए, क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए। तो ये नियम हमेशा याद रखना कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस क्या करता है, उस तार के पदार्थ पे डिपेंड करता है कि तार हमने कॉपर का लिया है, एल्युमिनियम का लिया है, सिल्वर का लिया है, सोने किसका भी लिया है। तो याद रखना तार की लंबाई चौड़ाई और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। तो किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी बोर्ड में पूछा जाता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उस तार के पदार्थ पे डिपेंड करता है, उस तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई चौड़ाई नहीं करता ना, पदार्थ पर निर्भर करता है। अर्थात जब हम क्या करेंगे, किसी एक तार की लंबाई को कितना बढ़ा दें, चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, उससे उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध बदलेगा नहीं। बदलेगा कब, हमने कॉपर का लिया था, अगली बार एल्युमिनियम का ले आए, तार के पदार्थ को बदल देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। और प्रतिरोध किस पे बदलता है, लंबाई बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे घट जाएगा, एरिया को बढ़ाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, एरिया को घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में आपको अंतर आना चाहिए। अब हम अगली बार क्या देखते हैं कि जितने भी लोड लगाए, प्रतिरोध का मतलब है क्या, लोड, कि आप कैसे कैसे लोड लगाते हैं घर में, है ना। तो प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, घर में वायरिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे। तो आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद करने के बाद हम लोग एक 1 शॉट वीडियो बना लेंगे जिसमें हर बार एक चैप्टर कंप्लीट होगा अपना। पढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम कब डेट आती है कब नहीं आती हम लोग को नहीं पता है, लेकिन तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ क्लास को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि।